अभी प्रतिमा प्रतिमा द्विवेदी अपना माइक म्यूट करिए। हाँ ठीक है। तो उन्होंने दलित पैंथर में जब तक वो नेतृत्वकारी क्षमता में नहीं आई तब तक उनके अपने समूह के लोगों ने उनका शोषण किया। इसी तरह से अगर हिंदुस्तान में हम देखें कि विकासशील देश है और यहाँ पर आपको मल्लिका अमर शेख की आत्मकथा मिलती है मराठी में, मी उद्ध्वस्त व्यांचय, मतलब मैं उद्ध्वस्त होना चाहती हूँ, मैं आई वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय माई सेल्फ, इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ। इस आत्मकथा में मल्लिका अमर शेख ने नामदेव ढसाल के बारे में लिखा है और उन्होंने दलित पैंथर के भीतर, दलित पैंथर के की जो का उत्थान और पतन हुआ उसके कारणों के पीछे दलित नेता के अंतर विरोधों का जिक्र किया है और बहुत बहादुरी के साथ जिक्र किया है, जिसकी बहुत बड़े पैमाने पर आलोचना भी हुई। वो ये बताती हैं कि उन्होंने नामदेव ढसाल से इसलिए विवाह किया था क्योंकि नामदेव ढसाल का डायनामिक व्यक्तित्व उनको बहुत ज्यादा उनको प्रभावित करता था, उनकी आंदोलन धर्मिता, उनकी कविताएं उनको बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए उन्होंने उनसे विवाह किया। बाद में चल करके जब वो नजदीक रहने लगी तो उनको पता चला कि नामदेव ढसाल कई दिनों तक घर पर नहीं आते और कई तरीके से उनका शोषण भी होता है। और जब वो एक बेटे की माँ बन जाती है तो नामदेव ढसाल फिर उनसे अपने दलित आंदोलन और अपने कार्यकर्ता जीवन के बारे में बातें शेयर करना वो बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि एक स्त्री की जो जगह है वो उसके भीतर ही है। और इसकी अपेक्षा नैन्सी चोदरोव ने इस पर बहुत विचार किया है और उन्होंने कहा कि जिस भी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में स्त्री रहती है वो अपनी कथाएं, और वो कथाएं खास करके जो अपने बच्चों को सुनाती है, वो कथाएं उसके अपने सामाजिक आर्थिक स्तर से संबंधित होती हैं। मसलन यदि कोई बहुत विकासशील या अविकसित देश की स्त्री है तो वो जो कथा कहेगी उसकी दरारों को अगर हम पढ़ें तो उसमें भूख, गरीबी, रोटी, भोजन की आवश्यकता और उसकी उपलब्धता के बारे में बात की जाएगी। लेकिन वही कोई स्त्री जिसका पेट भरा हुआ है वो अपने राजनीतिक क्रियाकलापों के बारे में और अपने अपने स्वयं को नेतृत्वकारी क्षमता दिए जाने के बारे में वो बात करेगी। तो इस तरह से जो कथ्य है वो बदल जाता है। जी मैम। और कोई सवाल? और प्रणाम मैम। जी मैम मेरा सवाल है, जैसा आपने बताया था कि स्त्री और पुरुष की आत्मकथाओं में जो अंतर है, क्योंकि स्त्री संवेदनात्मक अधिक है और पुरुष के आत्मकथाओं में उनके नए नए प्रसंग आते रहते हैं जीवन में, उनका कार्य क्षेत्र बाहर होता है। तो क्या मैम जो वर्किंग वुमेन है और जो मतलब किसी ऐसी वर्किंग नहीं है हाउस वाइफ टाइप की या जैसा कि कोई उनका कार्य क्षेत्र नहीं है, उनकी आत्मकथाएं ज़्यादा संवेदनात्मक हैं जो वर्किंग वुमेन है उनके अपेक्षा? मैंने ये नहीं कहा कि पुरुषों की आत्मकथाएं संवेदनात्मक नहीं, मैंने ये नहीं कहा। लेकिन जो हीरोशिप होती है और अहम की जो अभिव्यक्ति होती है वो पुरुषों और स्त्रियों की आत्मकथा को अलग करती है। पुरुषों की आत्मकथा में मैं एक हीरो के रूप में आता है, इसलिए वो अपनी हारों, अपनी 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 पराजय का वर्णन करने में उनको संकोच होता है। इसके साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, इसके मनोवैज्ञानिक कारण है। लेकिन जो स्त्रियां होती हैं अगर वो कामकाजी होती हैं तो भी तो वो स्त्रियां ही रहती हैं। ऐसा तो नहीं है कि कामकाजी होने पर कोई स्त्री नहीं रहती, ये संभव नहीं है। एक कविता है आपके लिए, यदि आप सुनना चाहें तो। कात्यायनी की कविता है, कात्यायनी की कविता है। यह स्त्री सब कुछ जानती है पिंजरे के बारे में, जाल के बारे में, यंत्रणा गृहों के बारे में। उससे पूछो, पिंजरे के बारे में पूछो, वह बताती है नीले अनंत विस्तार में उड़ने के रोमांच के बारे में।
जाल के बारे में पूछने पर गहरे समुद्र में खो जाने के सपने के बारे में बातें करने लगती है। यंत्रणा गृहों की बात छिड़ते ही गाने लगती है प्यार के बारे में गीत। रहस्यमय है इस स्त्री की उलट बासियां, इन्हें समझो, इस स्त्री से डरो। ये कात्यायनी की कविता है। और मैम, मुझे ये जानना है कि क्या जो जैसे जो मातृ सत्तात्मक जो परिवार इधर हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में जो कुछ इलाके हैं जहाँ पर मातृ सत्तात्मक जैसा चलता है, वहाँ पर भी कोई स्त्रीत्म कथा आई है? अभी तक तो मैंने ढूंढने की कोशिश की, जैसे अरुणाचल प्रदेश में मेरी कुछ छात्राएं थी, मैंने उनसे कहा कि आत्मकथाएं अगर आपके यहाँ लिखी गई हों तो अभी उनका कोई पता नहीं चला। वहाँ पर इतनी या तो चेतना नहीं है या लोगों ने लिखा है तो अपनी भाषाओं में ही छपवाया, उसका हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद नहीं हुआ, तर्जुमा नहीं हुआ, या वहाँ पर जो रिसर्चर्स हैं ये उनको निश्चित रूप से उनको ढूंढना चाहिए। तो ये जो 7 सिस्टर्स हैं, इनमें आत्मकथाओं का हमें पता नहीं चल रहा अभी तक। मुझे मलयालम में मिली, बंगाल में मिली, प्रचुर संख्या है इनकी, और तमिल में मिली, तेलुगु में भी मिली। जैसे तेलुगु में प्रतिनिधि आत्मकथा मिली सत्यवती की, और कन्नड़ में भी मिली। देखिए, ध्यान दीजिए कि ऐसी कोई भी संस्कृति, ऐसा कोई भी समुदाय जहाँ पर उस समुदाय को आत्म से संवाद करने की छूट नहीं है, वहां पर आत्मकथाएं नहीं लिखी जा सकती। यहाँ पर कार्य व्यस्तता इतनी ज्यादा है या किसी और कारण से आत्म से संवाद जहाँ पर भी कोई नहीं करता, जिस भी समुदाय में, वहां पर आत्मकथाएं नहीं लिखी जाती। यही वजह है कि आपको दलित आत्मकथाएं भी हिंदी में सन 90 के आसपास के उसके बाद ही दिखाई पड़ती है। हेलो मैम, आपने बताया कि अब तक आपने 700 से ज़्यादा कई भाषाओं में स्त्री की आत्मकथा को पढ़ा है, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि हिंदी में अब तक कितनी आत्मकथा महिलाओं ने लिखी है? मैंने अभी तक तो गिनती नहीं की, क्योंकि बहुत ढेर सारी। कम से कम हिंदी में मेरी जो सूची है उसके हिसाब से 45 आत्मकथाएं हिंदी में सवर्ण स्त्रियों द्वारा लिखी गई हैं। इसके अलावा जो दलित स्त्रियां हैं उनके द्वारा लिखी हुई हमें प्रोमिनेंटली प्रमुख तौर पर 8 आत्मकथाएं मिलती हैं। कौशल्या बेसेंत्री और सुशीला टाक भौरे, ये तो दोनों मराठी हैं, लेकिन इन्होंने लिखा हिंदी में है। और इसके अलावा मैंने जिन आत्मकथाओं का भी जिक्र किया, जिसमें कौशल पवार, सुमित्रा महरोल, अनीता भारती, रजनी तिलक, ये हैं। ये जो आत्मकथाएं, ये रजनी तिलक, अनीता भारती, सुमित्रा महरोल और कौशल पवार, ये आत्मकथाएं बिल्कुल ताजा आत्मकथाएं हैं जो इस साल 2 साल के भीतर ही आई हैं। तो सूची बनाने का मतलब है कि दिनेश नंदिनी डालमिया से लेकर के चंद्र किरण सोनारिक्सा से होते हुए हम मन्नू भंडारी और उषा प्रियमवदा और इन सबको वो करें, तो ऐसी सूची, ये सूची तो आप लोग शोधार्थी, अब आप लोग बनाइएगा, जी तो विश्लेषण करना है। जी मैम प्रणाम। जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि आप बोली थी जैसे कि स्त्रियां अपने संपूर्ण पहलू को खोलकर नहीं रखती हैं, उनके अंदर ये दुस्साहस नहीं होता है कि वो अपने जीवन के एक एक पहलू को रख सके। तो मन्नू भंडारी की जो आत्मकथा है, एक कहानी यह भी, उसमें उन्होंने अपने पति के विषय में पूरी तरह से मतलब खोल कर रखा है। इवन उनका रिलेशन टूटते टूटते बचता है, तो वो भी तो एक दुस्साहस कर रही है ना। हाँ, या फिर हादसे में हम देखते हैं रमणिका ठाकुर गुप्ता, जो अपने सेक्सुअल हरासमेंट को पूरी तरह से दिखा रही हैं। कई लोग उनका शोषण करते हैं,
तो वो तो एक उनका पहलू हुआ ना जीवन का, अब उससे गहरा पहलू कुछ और नहीं हो सकता है ना? बिल्कुल आपका कहना सही है कि ये मैंने ये कहा कि बार्नी बुश का मैंने आपको उदाहरण दिया था कि बार्नी बुश ने कहा कि हमारे जीवन का सुंदरतम पहलू है हमारा अपने घरों और अपने बच्चों से प्यार, और हमारा जी, कुरूपतम पहलू है हमारी दुस्साहसिकता। ये जो मैंने साहसिकता नहीं कहा, मैंने कहा दुस्साहसिकता। ये जो जी, लिखने के जी, लिए अपने बारे में, अपने परिचितों, अपने परिवारजनों के बारे में लिखने के लिए जो साहस चाहिए, वो जी, साहस जितना ज्यादा होगा, जी, आत्मकथा उतनी प्रामाणिक होगी। जी, लेकिन जहां ये साहस कहीं बीच में कम हो गया, आत्मकथा की प्रामाणिकता डगमगाने लगेगी। इसके उदाहरण पर आपको मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा देखनी चाहिए, जहाँ की वो बहुत चीजों को पर्दे से ढक करके कहती हैं। इसलिए उस आत्मकथा के की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए गए। प्रसंग आते हैं बहुत, यहाँ तक कि मन्नू भंडारी जो उन्होंने अपने अपने जीवन में खुद अनुभव किया, और मेरी उनसे चूंकि निजी बातचीत है इसलिए मैं कह कि वो उतना लिखने के बाद भी वो राजेंद्र यादव से तलाक लेने का साहस नहीं कर पाए, जी, है ना। इसका मतलब कि किसी तरह की आंतरिक सेंसरशिप जो स्त्री के भीतर है, वो सेंसरशिप तो काम करती ही करती है। कि कोई ये आप कल्पना कीजिए कि आप अपने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, आत्मीय व्यक्ति जिसके साथ आप निरंतर 24 घंटे रहते हैं, और उसके बारे में ही आप लिखना शुरू कर दें, तो उससे तो आपके संबंध कितने दिन तक सामान्य रहेंगे। और अगर सामान्य रहेंगे तो यही मतलब आश्चर्यजनक होगा, क्योंकि वो व्यक्ति इतना उदार नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति, कि वो अपनी पूरी निंदा और आलोचना सुन करके भी आपके साथ मुस्कुराता हुआ है। जी मैम, ये तो सही है। लेकिन उन्होंने एक कहानी अभी मैं पूरी तरह से राजेंद्र यादव के विषय में लिखा है। आप एक आत्मकथा पढ़िए चंद्रकिरण सोनारिक्सा की, पिंजरे की मैना। जी, पिंजरे की मैना आत्मकथा पढ़िए, और पिंजरे की मैना की लेखिका यानी चंद्रकिरण सोनारिक्सा का मैंने इंटरव्यू लिया था, अंतिम इंटरव्यू मेरा ही लिया हुआ है। तो चंद्रकिरण सोनारिक्सा को वो उनके पति बोलने ही नहीं दे रहे थे। मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ चंद्रकिरण जी से, और उनके पति कह रहे हैं कि जो होगा इनके बारे में वो मैं ही बताऊंगा, इनको कुछ पता नहीं है, इनकी कहानियों के बारे में मैं ही बताऊंगा। और जब मैं उनसे पूछती कि ठीक है चलिए आप ही बताइए, तो वो भूल जाया करते। लेकिन मैंने 2 ढाई घंटे जद्दोजहद की, उन्होंने चंद्रकिरण को इंटरव्यू देने नहीं दिया, किसी सवाल का जवाब देने नहीं दिया। तो पिंजरे की मैना में जब वो लिखती हैं, तो शीर्षक ही आपको देखिए, जो औरत या जो व्यक्ति जो कह रहा है और जो नहीं कह रहा, इसके बीच की जो चुप्पी है, बीच का जो गैप है, उसको भी तो डिफाइन करना होगा। वो आत्मकथा का शीर्षक पिंजरे की मैना क्यों रखती है? पिंजरे की मैना कौन है? और जिसको माया एंजेलो ने ऑटोबायोग्राफी में अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, और उसका शीर्षक बताया, आई नो व्हाई द केस्ड बर्ड सिंग। मुझे मालूम है कि पिंजरे की मैना क्यों गाती है। पिंजरे में रह करके भी गीत गाना, यही तो स्त्री आत्मकथ्यों का वैशिष्ट्य है। जी, धन्यवाद मैम। शुक्रिया। जी मैम। हेलो। हाँ जी मैम, प्रणाम मैम। मैम हमारा एक सवाल था। हेलो। हाँ हाँ बताइए। हाँ जी मैम, अभी आपने कहा कि जो पुरुषों की आत्मकथाएं होती हैं उनमें यथार्थवादिता या सच्चाई की कमी महसूस होती है, और स्त्रियों की आत्मकथाओं में दुस्साहसिकता हो तभी वो लिख पाती हैं, वरना साहसिक नहीं होती। तो कहीं न कहीं ये जो पुरुषों की आत्मकथाओं की सच्चाई या यथार्थवादिता है, सच कहने की क्षमता है, ये उनकी भी साहसिकता के ही दबाव या प्रेशर में होती है ना, उस पे भी उसी साहसिकता पे ही निर्भर करती है उनकी सच्चाई। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने साहसिकता से दोनों का संबंध नहीं जोड़ा, मैंने तो अहम की अभिव्यक्ति से जोड़ा है। संबंधों को वो कैसे याद करते हैं। एक स्त्री जितना अपने रिश्तेदारों के किस रिश्तेदारे ने किस संबंधी ने कब क्या किया क्या कहा,
और उसकी इंट्रिकेसीज को याद रखती है, उतना कोई पुरुष रखता है? नहीं रखता। और जितने भी आत्मकथाएं हैं पुरुषों की, उनके शीर्षकों पर ही आप ध्यान दीजिए तो आपको उनके अहम का विस्फोट नजर आएगा। जैसे मुड़ मुड़ के देखता हूँ, आप जितने भी पुरुषों की आत्मकथाएं उनको जरा देखिए, तब आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से अहम की अभिव्यक्ति होती है। जबकि स्त्रियों की कथा के बीच टूटे पंखों से परवाज तक देखिए एक या सुशीला राय की आत्मकथा है, एक अनपढ़ कहानी, जिसमें कि एक स्त्री के पढ़ने की या लालटेन जलाकर किरोसिन तेल में की रोशनी में पढ़ करके और अपने विवाह को बचाने की पूरी जद्दोजहद व्याप्त है। सुशीला राय की आत्मकथा है जो मधुबनी जिले की थी, सन 2000 में आई थी रोशनाई प्रकाश। नमस्ते मैम। हेलो, हाँ नमस्ते मैम। मैम जो मनु भंडारी और प्रभा खेतान की आत्मकथा है, हेलो, हाँ बताइए। तो मैम मनु भंडारी जो शादीशुदा होते हुए भी मतलब अपने पति के मतलब अंततः वो अपने अलग होने का जो फैसला करती हैं, जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं रहती हैं, और इधर प्रभा खेतान जो शादीशुदा न होते हुए भी अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए भी वो अपने आत्मकथा में लिखती हैं, जो अपना पक्ष रखती हैं। क्या हिंदी साहित्य में जो कहा जाता है कि निर्णय जो ले रहे हैं पुरुष जो लेखक हैं, तो क्या उन लोग के निर्णय को अपने साहित्य में वो लोग मानते हैं? क्या उनका जो पक्ष जो वो अपना पक्ष रख रही हैं, जो वो कह रही हैं अपने आत्मकथा स्वीकार करते हैं, या फिर शुरू से ही जो आत्मकथा लिखी जा रही है स्त्री आत्मकथा जो अपने पक्ष लिख रही हैं, जो अपना आत्मवेदना जो भी लिख रही हैं, क्या वो स्वीकार कर रहे हैं? मुझे बात नहीं समझ में आ रही, आप क्या कह रही हैं? प्लीज एक बार फिर से समझा के कहिए। मैम मनु भंडारी और प्रभा खेतान जो मतलब एक दूसरे से मुझे लगता है कि एक दूसरे से संबंधित ही नजर आती है। एक शादीशुदा और एक बिना शादीशुदा पुरुष के साथ संबंध रखती हैं प्रभा खेतान, और अपने आत्मकथा में जिस प्रकार से वो पूरा सच्चाई के साथ व्यक्त करती हैं कि मुझे उनसे कभी खुशी नहीं मिली, उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं। हेलो, हाँ बोलिए मंजू सिंह, बोलिए। उन्होंने मेरा कभी साथ नहीं दिया, वो अपने बदौलत अपने पैर पे खड़ी होती हैं, एक बहुत बड़ी व्यापारी बनती हैं। इधर मनु भंडारी जो एक अच्छी लेखिका होती हैं और अपने पति से वो भी खुश नहीं होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि दोनों जब लिखती हैं तो क्या वो जो सच्चाई व्यक्त करती है अपनी आत्मकथा में, तो क्या समाज जो हमारा है, जो हमारा लेखक समाज है, जो पुरुष समाज, क्या वो उनके लेखन पक्ष को क्या एक्सेप्ट स्वीकार करते हैं? सामने तो स्वीकार कर लेते हैं, सामने स्वीकार कर लेते हैं और सामने तो तारीफ भी करते हैं कि इन्होंने बहुत बोल्ड आत्मकथा लिखी। लेकिन दरअसल क्या होता है कि स्त्री की बोल्डनेस को स्वीकार करने के लिए आज भी हमारा समाज तैयार नहीं है। इसलिए भी तैयार नहीं है कि हमारे समाज में अभी भी बलात्कार की जितनी घटनाएं हो रही है, ईव टीजिंग की जितनी घटनाएं हो रही हैं, उनसे तो आप समझ ही सकते हैं कि लैंगिक विभेद कितना है। लेकिन जब आप किसी पद पर होते हैं या आप किसी मंच पर होते हैं, तो आपके सामने तो कोई नहीं कहेगा ना कि आपने ये वो लिखा, लेकिन लोग पीठ पीछे तो बातें करते ही हैं, पीठ पीछे ही करते हैं। और इसीलिए आर्थिक आधार को एक बहुत बड़ा स्वावलंबन के लिए, स्त्रियों के लिए खास करके साधन माना गया कि यदि आप आर्थिक तौर पर समृद्ध हैं और आप किसी के को बनाने या बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं, तब लोग आपकी बात को सुनते हैं। स्त्री का दरअसल बोलना, जिसको कहा सिक्स हाउस नाम की एक स्त्री थी, आलोचक थी, उसने कहा कि स्त्री का बोलना अपने आप में राजनीति है। अपने आप में जैसे ही कोई स्त्री बोलती है, वैसे ही आप ये समझिए
कि वो हाशिए से आकर केंद्र में, हाशिए से लेकर केंद्र की तरफ आने की कोशिश करती है। और ये जो आप बात कह रही हैं स्वीकृति की, इसको मैं इस तरह से जोड़ना चाहूंगी। सन 80 के दशक से पहले स्त्री साहित्य, दलित साहित्य और आदिवासी साहित्य, इसको पाठ्यक्रम में बहुत कम स्थान दिया जाता था, ना के बराबर दिया जाता था। जब बड़े पैमाने पर इनको पाठ्यक्रम में स्थान दिलाने की आवाजें आने लगी, तब एक यूनिट या एक इकाई इनको दे दी गई, जिसमें कि एक इकाई में स्त्री भी पढ़ा दीजिए, दलित भी पढ़ा दीजिए और आदिवासी भी पढ़ा दीजिए। यानी कि उनके गहन अध्ययन और शोध संभावनाओं के लायक उसके टेक्स्ट को कभी समझा ही नहीं। स्त्रियों को अपने टेक्स्ट में, आप ये कितने टेक्स्ट आपके सामने ऐसे हैं जहां पर कि स्त्रियों को उदाहरण बनाया गया कि इनका उदाहरण देखो, इनके जैसा बनो। आपको हमेशा जो स्त्री है वो हीरो उसको हीरोइन के तौर पर ही रखा गया, उसको प्रोटैगनिस्ट या नेतृत्वकारी क्षमताओं से उसको हमेशा वंचित किया गया, और स्त्री भी स्वयं को वंचित ही समझती रही। आपको मालूम है कि कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन हुआ था सन 1885 में। वहां पर कादम्बरी देवी थी। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि वहां पर जो 4-5 औरतें गई थी, जिसमें स्वर्ण कुमारी देवी और कादम्बरी देवी भी थी, इन लोगों ने इन्होंने कहा था कि हमें भी अधिवेशन में स्थान दिया जाए, हमें भी प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाए, तो इनको अधिवेशन अटेंड करने की सुविधा तो दी गई, लेकिन अधिवेशन में कोई प्रश्न उठाने या कोई वाद विवाद करने की अनुमति इनको प्रदान नहीं की गई, और इनके बैठने के लिए दरियां बिछा दी गई, जबकि बाकी अधिवेशन के लोग कुर्सियों पर बैठे थे। और कोई सवाल? जी प्रणाम मैम। मैम मैंने प्रभा खेतान जी की ही आत्मकथा अन्य से अनन्या पढ़ी है अभी तक। तो निश्चय ही उस आत्मकथा में, अपनी आत्मकथा में उन्होंने नारी जीवन को बिना किसी दुराव छिपाव के प्रस्तुत किया है। पढ़ने के बाद मैम कई तरह के सवाल जहन में आते हैं, लेकिन जो मुख्य सवाल एक विवाह से जुड़ा हुआ है, विवाह संस्था से, कि क्या सारी वैधता 7 फेरों से ही मिलती है? क्या विवाह ही शाश्वत सत्य है, या विवाह के बिना कोई रिश्ते का कोई वजूद नहीं? और बिल्कुल मैं इसी संदर्भ में आपसे विवाह संस्था पे 2 बातें जानना चाहूँगा, जो स्त्रियों के अधिकारों, उनकी स्वतंत्रता, उनके आत्मनिर्भर बनने। विवाह का चूंकि मुझे खुद अनुभव नहीं है, तो मैं आपके इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाऊंगी। ओके जी, धन्यवाद। गरिमा जी, मैं समझता हूँ कि अब बहुत सारे सवाल और जिज्ञासाएं बच्चों ने सामने रखी। निश्चित तौर पर आज की बातचीत, आपका वक्तव्य हम सब के ज्ञान की परिधि का विस्तार करने वाला रहा। एक ऐसी दुनिया नहीं जान तो वो सभा और वो बातचीत जो प्रोफेसर खांगू साहब के समय हुई थी, उसके बाद बहुत सारे सवाल उठे थे और बहुत सारे जाले साफ हुए थे लोगों। ये युद्ध किस तरह से स्त्री की देह पर ही घटित होता है और कितने प्रश्न छोड़ जाता है। आत्मकथाओं को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य और
इलाहाबाद की सांस्कृतिक समिति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हिंदी परिवार, हिंदी विभाग और हमारे जितने रिसर्च स्कॉलर इससे जुड़े हुए, विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथी जुड़े हुए थे, महाविद्यालयों के साथी थे, उन सब की तरफ से गरिमा जी मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि हम अभी इस आभासी दुनिया के माध्यम से रूबरू हैं, मगर जब भी सामान्य स्थितियां बनेंगी, आने जाने में सुविधा होगी, सहूलियत होगी, हम एक बार आपको फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आमंत्रित करना चाहेंगे और उम्मीद रखते हैं कि आप अवश्य आएंगी। इस व्याख्यान के लिए आपका एक बार पुनः दिल की गहराइयों से बहुत आभार, धन्यवाद। यही बातों को आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी ने बहुत सारे प्रश्न किए और इन जितनी मेरी क्षमता जो मेरे अनुभव का क्षेत्र है उसके जवाब मैंने देने की कोशिश की है। आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रोफेसर संतोष। थैंक यू।